जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम निखिल उपाध्याय है और हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज कहते हैं क्लास 11 चैप्टर 3 का पार्ट 2 है ये। सो CH3 चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। तो हम इंट्रोडक्शन हमने इससे पहले मंगोल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था, तो जिसे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जाना हो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है। और आज इस वाले में हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं अर्ली डिकेड्स ऑफ 13th सेंचुरी की, तो ग्रेट एम्पायर जो यूरोपियन एशियन में रेज हुआ था वो कौन सा था? वो था मंगोलियन एम्पायर, जो कि चेंगिस खान के अंदर में इमर्ज हुआ था। चेंगिस खान ने क्या किया था, जितने भी मंगोल के लोग थे ना उन्हें यूनाइट करने की कोशिश की थी। और चेंगिस खान का पॉलिटिकल विजन क्या था कि वो पूरे दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। ठीक है, ये उसका क्या था, प्लान था, एक टाइप से पॉलिटिकल विजन हम कह सकते हैं, विजन। तो आप पहले ये देख लो, हाँ ठीक है, ये ग्रीन वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये कंप्लीट मंगोल्स के अंडर में आता था। और उस पहले ये जो बॉक्स मैं एक बना रहा हूँ, असली में आज के टाइम पे ये मंगोलिया है। आज उसकी इतनी पावर नहीं जितनी उस टाइम पे हुआ करती थी। तो ये पूरा एरिया मंगोल एम्पायर के अंदर में आता है। फिर यहाँ पे क्या थे, काफी सारे ट्राइब्स थे। मान लो एक ट्राइब, दो ट्राइब, तीन, चार, पांच, छह, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इन सारे ट्राइब को ना चेंगिस खान ने क्या किया, यूनाइट किया और इसे मंगोलियन एम्पायर के अंदर काउंट कर दिया। एक टाइप से नोमैडिक एम्पायर। मंगोल्स पहले क्या थे, एक टाइप से ट्राइब ही हुआ करते थे। वो कहाँ के ट्राइब थे? सेंट्रल एशिया के ट्राइब हुआ करते थे। और उसे क्या कहते हैं, चेंगिस खान ने यूनाइट किया और खुद को क्या कहा कि मैं ही अब भगवान हूँ जो इस पूरी दुनिया पे रूल कर रहा है। इवन तो अब क्या था, उनकी जो खुद की लाइफ टाइम थी ना वो बहुत कम, बहुत कम क्या कह सकते हैं, वो पूरा उन्होंने लाइफ टाइम पे क्या किया, अपने मंगोल्स ट्राइब को यूनाइट करने में निकाल दिया। और कुछ एरिया जो था चाइना का, अफगानिस्तान का, ईस्टर्न ईरान का, रशियन स्टेप का, ये थोड़ा बहुत कैप्चर किया। बट आज के टाइम पे जो हम देखते हैं चेंगिस खान का कितना बड़ा एम्पायर है, वो कैसे हुआ था? जो उसके ऑफस्प्रिंग्स थे, जो उनके बेटे, बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, तो ये इन सब ने क्या किया, अपने एम्पायर को बढ़ाते रहे। कई बार हमने देखा है कि जैसे जैसे ऑफस्प्रिंग आते हैं वैसे वैसे एम्पायर खत्म होते जाते हैं। बट चेंगिस खान में उल्टा था, जैसी उसकी डेथ होती है उसके बेटे ने एम्पायर बढ़ाया, फिर उसके परपोते ने, फिर उसके परपोते ने, तो ऐसे करके उसका एम्पायर बड़ा होता गया। और चेंगिस खान का जब हम विजन की बात करते हैं, उसका कहता है लार्जेस्ट एम्पायर कहाँ बनना है वर्ल्ड में जो किसी ने देखा ना हो। और एक टाइप से हुआ, चेंगिस खान का एम्पायर इतना बड़ा हुआ कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो यार बहुत बड़ा एम्पायर था चेंगिस खान का। ठीक है, इट वॉज इन स्पिरिट ऑफ चेंगिस खान आइडियल। अब उनका एक ग्रैंडसन था जिसका नाम था मोंके, जो कि 1251 से लेकर 60 तक रहा। उसने फ्रेंच रूलर लुइस 1999 कह रहा हूं, लुइस 9 को क्या किया, धमकी दी। जो क्या धमकी दी थी इस वाले पैराग्राफ में पता चला। इसमें बोला गया है कि जहां तक स्काई है और जहां तक धरती तुम्हें दिख रही है वहां का एक ही भगवान है और वो है चेंगिस खान। और उसने बोला जो तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारी धरती मतलब तुम्हारी टेरिटरी हमारे से दूर है और उसके बीच में माउंटेन्स है, सी है, तो ये सब तुम्हारा वहम है। हमारी आर्मी तुम्हारे यहाँ पे आएगी, अटैक करेगी और तुम्हारे अच्छा खासा तहस नहस करके चली जाएगी। ये चीज किसने धमकी दी थी? एक ग्रैंडसन ने, चेंगिस खान के ग्रैंडसन ने किसे धमकी दी? फ्रेंच रूलर लुइस 9 को। उनका चेंगिस खान का एक दूसरा भी बेटा था, ग्रैंडसन था, जिसका नाम था बट्टू। उसने क्या किया, उसने पूरे रशिया के मॉस्को के हिस्से तक, पोलैंड, हंगरी, वेना, इन सबको कैप्चर कर लिया था 3rd सेंचुरी में। तो सोचिए, उन एक तो खुद भी इतना बड़ा राजा, उसके बाद उसके बेटे भी और उसके परपोते भी, बहुत ही क्रूशियल या पावरफुल रूलर हम कह सकते हैं उस टाइम पे हुआ करते थे। अब एक टर्म यूज हुआ था, जो टर्म किसे कहते हैं? बारबेरियन। बारबेरियन हम किसे कहते हैं? याद हो मैंने पिछली वीडियो में कहा था, नहीं किया तो जाके देखो। बट ग्रीक में इसे कुछ और कहते थे। आज के कॉन्टेक्स्ट में बारबेरियन मतलब जो बहुत क्रूअल हो, ठीक है, इस टाइप पे मान लो। तो बारबेरियन में क्या हुआ था कि जो ये चेंगिस खान है, जो गेंगिस खान है, वो बारबेरियन कैसे, मतलब अपनी इतना क्रूअल कैसे, ये हमें इस ब्लू बॉक्स से पता चलता है। जब उसने बुखारा को कैप्चर किया था तो वहां पे मतलब बुखारा को जो कैप्चर किया तो उसमें जो इंसिडेंट हुआ वो किसने लिखा था? जुवेनी जो था, जो पर्शियन क्रॉनिकल्स राइटर था, उसने ये चीज लिखी कि जब चेंगिस खान ने वहां पे बुखारा को जीता, उस सारी जगह को तबाह कर दिया और फिर उसने क्या किया, सारे लोगों को बाहर बुलाया, एक जगह पे रोड पे खड़ा किया और उसने बोला, ओ पीपल, नो दैट यू हैव कमिटेड ग्रेट सिंस एंड दैट्स द ग्रेट वन अमंग यू हैव कमिटेड दीज सिंस।
that the great ones among you have committed sins. If you may ask what is the proof I have for these words, I say it is because I am punishment of the God. उसने इसका ये मतलब था कि देखो बुखारा के लोग जितने भी हो, तुमने कुछ ना कुछ बुरे काम किए हैं, तुमने गलत काम किए हैं, और अब मैं आया हूं भगवान के बदले तुम्हें पनिशमेंट करने, तुम्हें पनिश करने के लिए। अब अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कैसे बुरे काम किए हैं, इसका मुझे कैसे लाइक चेंगिस खान को सबूत कैसे मिलता है, तो चेंगिस खान ये कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हूं मतलब कि तुमने बुरे काम किए हैं, अगर मैं तुम्हारे सामने नहीं होता तो मतलब तुमने अच्छे काम किए हैं। फिर वहां पे कि ना एक आदमी जो था वो ना उस जगह से बच के भाग गया था जब वो खुरासन आया था, ये जगह खुरासन आया था, तो उसने बताया था चेंगिस खान इतना क्रूएल है कि उसने क्या किया, लोगों को दीवार के अंदर चुनवा दिया, उन्हें जिंदा जला दिया, उन्हें काट दिया। लाइक इतनी सारी क्रुएल्टी जो थी ना वो चेंगिस खान ने की थी। यहां तक बात क्लियर है। फिर जब हम बात करते हैं वर्ल्ड, एक याद होगा कि दो ही अब तक के जो राजा है जिनने कहा था मैं पूरी दुनिया में कैप्चर करूंगा। पहले कौन, जिसके हम कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम कहते हैं, दूसरे मंगोल्स। तो इन टाइम पे ना अब ये देखो दोनों का वास्ट एम्पायर था, मंगोल्स का इतना वास्ट एम्पायर था, तो और उस टाइम पे कोई फोन टेलीफोन्स ये सब हुआ नहीं करते कि कम्युनिकेशन बता सके कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसे हो रहा है। तो इतने बड़े एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव संभालना एक बहुत ही कहते हैं तारीफ वाला काम हो सकता है कि इतने बड़े एम्पायर को बिना किसी टेक्नोलॉजी के होके इतना बड़ा एम्पायर संभालना इज काबिले तारीफ है। तो इस वाले को इस पैराग्राफ में यही चीज बता रखा है कि चेंगिस खान को कैसे इतना कॉन्फिडेंस आया कि उसने अपने आप को भगवान कह दिया, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि वो लोगों को मरवा देता था। तो यही सारे हम धीरे करके ना इन सारे क्वेश्चनों के आंसर पता करेंगे। तो इसी में एक क्वेश्चन था जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ मंगोल्स एंड चेंगिस खान का। तो देखो एक चेंगिस खान बोलो गेंगिस खान बोलो, दोनों अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बोली जाती है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो जब हम बात करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड की, जो मंगोल थे वो डाइवर्स पीपल थे। मैंने आपको बताया था कि जो अलग अलग ट्राइब थी उन्हें क्या किया था, मंगोल्स ने यूनाइट किया था और उन्हें एक ट्राइब के अंदर लेके आया था, एक एम्पायर के अंदर कह सकते हो लेके आया था। इनकी अलग अलग भाषा थी, टाटर्स, खितान, मंचूज, टर्किश ट्राइब, ये सारी जो थी अलग अलग लैंग्वेज हुआ करती थी। अब जो मंगोल थे ना उसमें दो टाइप के लोग रहते, एक पेस्टुलिट्स, दूसरे हंटर एंड गैदरर्स। देखो मैप पे चलते हैं, ठीक है, मैप पे थोड़ा समझाता हूँ। ये आपको मैप दिख रहा है, इसमें आपको बॉक्स बता रखा है, इसी ना दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, एक नॉर्थ का और एक साउथ का। नॉर्थ में रहते थे हंटर्स, साउथ में पेस्टुलिट्स, ठीक है। जो हंटर्स कौन होते थे, जो किसी जानवरों को मारा खाया पिया और निकल लिया, हंटर एंड गैदर। पेस्टुलिट्स जो अपना थोड़ा बहुत शिप्स को इधर उधर जानवरों को खिला पिला रहे हैं, उनसे थोड़ा उनका मेन फोकस जानवरों को मारना नहीं, उन्हें खिलाना पिलाना, उनसे आए हुए प्रोडक्ट्स को थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर यहाँ पे हो जाता था। तो ये सब पेस्टुलिट्स करते, हंटर्स आए मारे खाए निकल लिए। अब ये हंटर्स यहाँ पे नॉर्थर्न साइड में हंटर्स होते, क्योंकि ये साइबेरिया का हिस्सा शुरू होता है, यहाँ पे क्या होती है सर्दी। यहाँ साउथ में भी सर्दी होती थी, नॉर्थ उतनी नहीं होती थी जितनी नॉर्थ में हुआ करती थी। ये बात क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं इसमें वही बता रखा है, जो पेस्टुलिट्स होते वो हॉर्सेस को, शीप्स को, कैटल्स को, गोट्स को, इन सबको पाला करते थे। इसके बारे में फिर जब हम यहाँ पढ़ते हैं कि जब ये जो पैराग्राफ है ये थोड़ा बहुत उसके ज्योग्राफी के बारे में बता रखा है कि मंगोल की ज्योग्राफी उसका जो एरिया था, ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर था वो कैसा हुआ करता। होराइजन, रोलिंग प्लेन, रिच फ्रॉम द स्नो लैप्स, अताली माउंटेन, वेस्ट गोल्जी डेजर्ट, ये सारा एक टाइप से ना उनका बता रखा है कि उनका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा था, कंप्लीटली इसके अंदर वही बता रखा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे ये ग्रासलैंड दिख रही है आपको, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं वही बता रखा है कि जो नॉर्थ में कौन रहते थे, हंटर्स रहते थे, और साउथ में पेस्टुलिट्स रहते थे, जो कि और ये चीज आगे बता रखी, इन दोनों में पता है एक थोड़ा सा ट्रेड वगैरह ये सब इंटरेक्शन स्टार्ट होता, मान हंटर्स नॉर्थ में, पेस्टुलिट्स साउथ में। अब पेस्टुलिट्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ये सब बनाए उन हंटर्स को देते, हंटर्स क्या करते पेस्टुलिट्स को, जैसे कोई मीट वगैरह ये सब पेस्टुलिट्स को पकड़ा दिया जाता है। एक तरह से हाँ हम ये कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम के थ्रू ये सब शुरू होने लग गया था। यहां तक बात क्लियर है।
इस वाले पैराग्राफ में वही बता, लाइक डिड नॉट फार्मिंग, वही चीज बता रखा है कि साउथ में क्या होता था, साउथ में एग्रीकल्चर किया जाता था, फार्मिंग्स वगैरह पे ध्यान दिया जाता। नॉर्थ में ऐसा नहीं था, तो नॉर्थ में फार्मिंग्स वगैरह ये सब नहीं होती थी, तो नॉर्थ के लोग हंटर्स बन गए, साउथ के लोग पैस्टोरलिस्ट्स बन गए। ये चीज पैराग्राफ में मेंशन की गई है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी तो थी, अलग अलग लैंग्वेज थी, उन सब के बावजूद मंगोल्स पीपल एक साथ रहते थे, बट यहाँ पे रिसोर्सेस कम थे। अब जब रिसोर्सेस कम होंगे तो मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, अब 100 लोग हैं और रुपए तो 50 ही है ना, 50 ही लोगों को 1 रुपया अगर एक बंदे को देना हो तो सिर्फ हम 50 लोगों को 1 रुपया एक दे सकते हैं। तब जब लोग ज्यादा है, रिसोर्सेस कम है, तो इनके बीच में लड़ाइयां होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वही चीज आगे हम देखते हैं। जो सोसाइटी थी ना वो डिवाइडेड हो गई थी, क्या, पेट्रिलिनियल लाइनेज, मतलब जैसे एक टाइप से, तो एक तरफ अमीर आदमी थे जिनके पास खूब सारी जमीनें थी, खूब सारा पैसा था, खूब सारे जानवर थे, अपना गुजारा करते। दूसरी साइड लोग जिनके पास गुजारा करने के लिए ही कुछ नहीं रहता था। जब क्लाइमेट चेंज होता है, हार्श टाइप का क्लाइमेट आता है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो नॉर्थ के हंटर्स है, अब नॉर्थ में तो इतना सर्दी पड़ेगी, तो क्या करेंगे, नीचे की तरफ शिफ्ट करना शुरू करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। अब एक आदमी मान लो भूखा पेट है, उसे अगर कहीं खाना दिखेगा तो उस खाने को जल्दी से खाने की कोशिश करेगा ना। तो हंटर्स के पास जब ये लाइक बर्फ जमी पड़ी है, कुछ है ही नहीं, तो नीचे आते, पेस्टोलेट्स का घर देखते थे, वो कहते हैं यार यहाँ तो खाना पड़ा है। अब प्यार से मांगा तो दिया, नहीं अगर नहीं दिया तो लूट के लेके चले गए। तो यही चीज जो है ना धीरे धीरे करके ना बढ़ती चली जाती है। कभी पेस्टोलेट्स गए हंटर के यहाँ पे लूट के आ गए, हंटर्स गए कभी पेस्टोलेट्स को लूट के आ गए। तो यही जो कॉन्फ्लिक्ट थी धीरे धीरे करके इमर्ज होती हुई हमें इस टाइम पे दिखती है। अब मान लो पेस्टोलेट्स को अगर हंटर्स से बचना होगा तो अपना एक ग्रुप बना लेंगे, जितने भी पेस्टोलेट्स हैं वो अपना एक कलेक्टिवली क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे, हंटर्स अपना एक ग्रुप बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, एक ग्रुप ऑफ फैमिली देखने को हमें मिलती है जो कि एमर्ज हो रही थी इस टाइम पीरियड में। और फिर उन्हीं में से एक लाइक कन्फेडरेशन, हम कह सकते हैं कि लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए ना एक कन्फेडरेशन टाइप का बना रहे थे, एक ग्रुप बना रहे थे। तो किंगिस खान ने भी अपना एक कन्फेडरेशन बनाया था मंगोल्स और टर्किश ट्राइब को कंबाइन करके। ऐसा नहीं है कि पहली बार कन्फेडरेशन बन रहा था, कन्फेडरेशन कह रहा हूं मैं, कन्फेडरेसी पहली बार नहीं बन रहा था, इससे पहले भी अटीला नाम का एक जो था कन्फेडरेसी बन रखी थी। बट ये इतनी पावरफुल, लाइक जितनी गेंगिस खान की पावर थी उतनी अटीला की नहीं थी। जैसे इसमें बोल रखा है, अनलाइक अटीला हाउएवर गेंगिस खान पॉलिटिकल सिस्टम वाज मोर ड्यूरेबल, सर्वाइव्ड इट्स फाउंडर्स। अब देखो उन जो गेंगिस खान का था ना सिस्टम, वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल था, काफी लंबे समय तक चला, जितना अटीला का नहीं चला था। इट वॉज स्टेबल इनफ टू काउंटर लार्ज आर्मी सपोर्ट इक्विपमेंट ऑफ चाइना। अब इतना पावरफुल हो चुका था ना कि वो चाइना को, ईरान को, यूरोप को, इन सबको एक टाइप से धमकी या फिर लड़ाइयां यहाँ पे शुरू हो गई थी। अब आप कहोगे इन्हीं जगह पे क्यों, देखो अब वापस मैप पे लेके चलता हूं तुम्हें, ठीक है, कहाँ है मैप, कहाँ है मैप, कहाँ है मैप का, ये रहा, देखो। अब मान लो ये जो ब्लू एरिया, रेड एरिया है जो मैंने स्क्वायर बनाया, यहाँ पे मंगोल्स रह रहे हैं। अब ऊपर जाएंगे रशिया पड़ जाएगा, सर्दी का मौसम, बर्फ पूरा, या फिर पूरा आइस का हिस्सा रहेगा रशिया, तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। अब ईस्ट में जाएंगे, यहाँ पे पानी है कुछ टाइम बाद, तो बच कौन सा गया, साउथ का हिस्सा। साउथ में जाके क्या करेंगे, अटैक करना शुरू कर देंगे। और या तो ईस्ट वेस्ट में जाएंगे, वेस्ट में यूरोप, ईरान, ये सब जो हिस्सा है, और ये इन्हीं दो जगह पे जाते हुए हमें दिखते हैं, जिसको हम ग्रीन एरिया में हम देख सकते हैं। ये इतने क्रूअल थे ना कि चाइना भी इनसे परेशान रहता था और इंडिया भी। आप देखोगे किंगिस खान ने इंडिया पे भी अटैक किया था, तो इंडिया रूलर्स भी मंगोल से काफी परेशान थे, और चाइनीज तो थे ही थे, क्योंकि साउथ में पहला ही जो जगह थी जहां पे अटैक होगा वो चाइना ही पड़ता था। यहां तक बात क्लियर, चलो आगे देखते हैं कहां पहुंच गई। ये सब हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। मंगोल्स, वही चीज बता रखी है कि जैसे सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थे, धीरे धीरे इन दो सोसाइटीज कौन से, हंटर्स और पैस्टोलेट्स के बारे में बात की। ये धीरे धीरे करके कहाँ पे, साउथ की तरफ आने लग गए थे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा था ना यार, वहां पे उन्हें खाने पीने को मिलेगा नहीं, और तो उन्हें कहाँ अटैक करेंगे, साउथ में ही अटैक करेंगे। इनफैक्ट स्कैंटी ऑफ रिसोर्सेज ऑफ स्टेपी लैंड ड्रोव टू मंगोल एंड अदर सेंट्रल नोमैड्स बार्टर सेडिमेंटी। अब उन्होंने ना कहा कि देखो
हंटर्स और पैस्टरिस्ट थे, उनने कहा यार बार्टर सिस्टम ना अपने आप को जच नहीं रहा। उनने कहा कि बार्टर सिस्टम जो है ना, अब हम बार्टर सिस्टम नहीं करेंगे, हम करेंगे यार सीधा अटैक, क्योंकि अटैक करने से मुझे मिल रही है पूरी जमीन, रिसोर्सेज, सब चीज मुझे इसी के अंदर मैं काउंट कर दे रहा हूँ, लाइक मुझे सब चीज मिल जा रही है सिर्फ अटैक करने से। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे अटैक का सिलसिला शुरू होता है, वही चीज में बता रखी है। Although the social and political organization of the nomadic and agrarian economics were very different, the two societies were hardly foreign to each other. In fact, the scanty resources of the steppe land drove Mongols and the other Central Asian nomads to trade and barter with their sedimentary neighbors in China. वही चीज की चाइना ट्रेड वेड शुरू हुआ क्योंकि रिसोर्सेज कम थे। This was mutually beneficial to both the parties. दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल हुआ करता था। Agriculture produce and iron utensils from China were exchanged for horses, furs, game traps and the steppes. अब चाइना से क्या जाता, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जाता था, और मंगोल से क्या था, हॉर्सेस, फर्स, ये सब आया करते थे। कॉमर्स वॉज नॉट विदाउट दिस टेंशन, स्पेशली द टू ग्रुप अनहिस्टेडली अप्लाइड मिलिट्री प्रेशर टू एनहांस प्रॉफिट। अब वही चीज बता रखी है कि दोनों, अब चाइना, ये चाइना है, ये मंगोल है। मंगोल क्या करता, चाइना पे मिलिट्री प्रेशर डालता, चाइना मिलिट्री प्रेशर मंगोल पे डाला करता था, जिसकी वजह से ज्यादा उन्हें प्रॉफिट मिल सके। अब इसी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है। When the Mongol lineage allied, they could force the Chinese neighbors to better term and their ties and sometimes discard favor of the outrage spender. अब मंगोल्स क्या धीरे करके पावरफुल हो रहे थे, उनने क्या किया, चाइना पे अटैक करने शुरू कर दिए। अब चाइना इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना कि चाइना को उनकी हर कंडीशन माननी पड़ जा रही थी, वरना मंगोल्स फिर क्या करेंगे, आके अटैक कर देंगे। These Chinese would not confidently exert or influence in the steppes. These frontier wars were deliberately to settle societies. अब क्या था, मंगोल्स कहाँ पे आके अटैक करेंगे, जो कि एरिया क्या होगा, सेटल्ड होगा, क्योंकि जो सेटल्ड एरिया होगा वहां पे हमें सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगी, लैंड, खाना पीना, सब चीज उसी के अंदर मिल जाया करेगी। They dislocated agriculture and plundered cities. Nomads, on the other hand, could retreat away from the zone of conflict. वही चीज बता रखी है कि धीरे धीरे करके जो था अटैक ये सब शुरू होने लग गए थे ज्यादा उस जगह, जहां पे भी हम नोमैड्स जो मंगोल थे जहां पे भी जाते उस जगह को पूरा तबाह कर दे, कुछ बचता ही नहीं था, लोगों को मार दिया, ये सब हम देखते। आपको ये पिक्चर दिख रही है तो नीचे कर लो, हाँ, ये पिक्चर किस चीज की, यहाँ कहा गया कर सका, आपको ये पूरा दिख रहा है, यहां से आता हुआ ये क्या है, ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अभी बना क्यों था, ये इसीलिए बना था मंगोल्स के अटैक से बचने के लिए। अब यहां से मंगोल्स आ रही है, एम लिख दिया मंगोल्स। अब उनके बीच में क्या है, वॉल एक टाइप का क्रिएट होते जिससे कि चाइनीज जो थे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए थे, किससे, मंगोलियन एम्पायर से। China suffered extremely from nomads institution in different region even at the early 8th century. Built fortification to protect the subjects starting from the 3rd century. These fortifications started to integrate a common defensive network known to as the Great Wall of China. Dramatic visual treatment, distribution, perpetual to nomadic race, agrarian society of the China. तो यही चीज मान लो ये चाइना का हिस्सा है, ये चाइना का हिस्सा है, अब ये मंगोल का हिस्सा है। अब यहां से क्या हुआ, मंगोल्स ने यहां से अटैक किया तो चाइना ने यहाँ पे बैरिकेशन कर दिया, फिर मंगोल्स ने यहां से अटैक किया, चाइना ने यहाँ पे बैरिकेशन कर दिया, यहां से अटैक किया, चाइना ने यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा बहुत बैरिकेशन कर दिया, लाइक एक टाइप से वॉल टाइप की बना दी, कुछ बैरिकेड्स वगैरह ये सब लगा दिए। अब धीरे करके जब इन सबको कंबाइन किए ना तो एक टाइप से क्या बन के आया, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो यही चीज इसमें बता रखी है कि मंगोल्स के डर की वजह से चाइना ने इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। यहाँ पे देखो साइड में लिखा भी हुआ है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जो अगला टॉपिक है